पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ शुरू हुआ 45 दिन का महाकुंभ। संगम तट पर जीवंत हुआ भारतीय संस्कृति और परंपरा का विहंगम दृश्य। महाशिवरात्रि तक 40 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से की चर्चा। कहा, युवाओं से मिले बहुमूल्य सुझावों को हरियाणा के बजट में देंगे स्थान। उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है लोहड़ी का पर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को दी शुभकामनाएं। और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 184 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में की हस्तांतरित। कहा, सरकार का यह कदम उन्नत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए होगा महत्वपूर्ण साबित। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। इस बार 144 साल के बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति के ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यह शुभ संयोग समुद्र मंथन के समय बना था। त्रिवेणी के संगम में सुबह से देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही एक महीने के कल्पवास की शुरुआत भी आज से हो गई। आज प्रथम स्नान को लेकर भी लोगों में जोश और उत्साह देखा गया। यहां 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्नान के लिए घाटों का निर्माण किया गया है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ पर्व में करीब 40 करोड़ लोगों के स्नान करने के लिए आने की संभावना है। देश विदेश से प्रयागराज आए श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के लिए की गई व्यवस्थाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। उन्होंने महाकुंभ को लेकर अपने अनुभव साझा किए। विदेश से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि वे वर्षों से सनातन धर्म से जुड़े हैं। यहां आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। जैसे अष्टदल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे यहाँ अष्टचक्राकार पूरे ब्रह्मांड में यह जो स्थान है, यह पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इसलिए यह तीर्थों का राजा माना जाता है। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। सुबह का जो मेरा स्नान है बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मतलब इतनी तृप्ति हुई, लग रहा है कि कुछ है, सनातन में बहुत कुछ है जो हमें इससे जोड़ रहा है। साकोली से महाराष्ट्र यार बहुत अच्छा लग रहा भैया। यानी जो योगी जी और मोदी जी ने जो किया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छे। हमारी भी उम्र लग जाए योगी और मोदी जी को। सनातन वैसा ही बचा रहे और युगों युगों तक अपना हिंदू धर्म का नाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में अनगिनत लोगों के शामिल होने और पवित्र स्नान में भाग लेने पर प्रसन्नता जताई। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का यह विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। उधर महाकुंभ 2025 के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयागराज की पुण्य भूमि पर पवित्र स्नान के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। अनेकता में एकता का ऐसा विहंगम दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यह महाकुंभ सदियों से हमारी आस्था, श्रद्धा, संस्कृति और अध्यात्म का निरंतर प्रवाह रहा है। यह उत्सव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करे, यही प्रार्थना करता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का दिव्य आरंभ हो चुका है। यह अद्वितीय आयोजन हमारी आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है, जो विश्व भर में भारत की अद्वितीय पहचान को उजागर करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में विचार विमर्श किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से हरियाणा के बजट 2025-26 पर परामर्श और सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के आगामी बजट में युवा शक्ति के संघर्ष, अनुभव और बेहतरीन सुझाव नजर आएंगे। प्रदेश सरकार की सोच है कि आने वाला बजट हरियाणा की जनता की अपेक्षाओं और आशाओं पर खरा उतरे तथा आमजन के लिए खुशहाली लेकर आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर सुपर 100 स्टार्टअप से जुड़े युवाओं और युवा उद्यमियों से बजट पर कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन्हें बजट में स्थान दिया जाएगा। प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप भी अपने बहुमूल्य सुझाव साझा कर सकते हैं। करके हमारा जो यूथ है सुपर 100 जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर इसके माध्यम से एक ऊंचाइयों को छुआ है, हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे आईआईटी के छात्र हैं, ऐसे सब युवाओं के साथ बैठ करके हमने प्री बजट कंसल्टेशंस को लेकर के सुझाव लिए हैं। बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं और इन सुझावों का लाभ हमारे हरियाणा के युवाओं को मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो सोच एक युवा की होती है, वो सोचता है कि मैं किस प्रकार से काम को आगे बढ़ा करके पैरों पर खड़ा हो सकूं। जो यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं इस बजट के अंदर, उनको हम सम्मानित करेंगे और सम्मानित करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के युवाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमारी संस्कृति और भाईचारे के प्रतीक हैं, जिन्हें हम सब मिलकर मनाते हैं। सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये महापर्व हमारी संस्कृति के साथ, हमारे भाईचारे के साथ जुड़े हुए हैं और इन पर्वों को हम आपस में मिल करके मनाते हैं। मैं इसकी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हरियाणा, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व सर्दियों की लंबी रातों के समाप्त होने और गर्मियों के लंबे दिनों के स्वागत का प्रतीक है। लोहड़ी के साथ जुड़ी परंपरा के अनुसार इस दिन विशेष रूप से आग जलाने की रिवायत है, जो बुरी शक्तियों को नष्ट होने और अच्छे भाग्य के आगमन का प्रतीक मानी जाती है। आज के इस खास दिन पर लोग घर घर लोहड़ी के गीत गाते हुए आग के चारों ओर रोटियां और तिल गुड़ डालते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। संपूर्ण उत्तर भारत में लोहड़ी के इस पर्व का उत्साह देखा जा रहा है। लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिबिंब है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार देश की अमीर विरासत का प्रतीक है। यह लोगों के जीवन में उत्साह और खुशियां लेकर आते हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति का पावन त्योहार कैथल में लोगों ने बड़ी श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते हुए मिठाइयां, मूंगफली, रेवड़ियां और मक्की के फूल बांटे। शहर की कई संस्थाओं ने लोहड़ी और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए और सामूहिक तौर पर लोहड़ी जलाकर ढोल की थाप पर खुशी मनाई। एसडी महाविद्यालय के सभागार में कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राओं ने हरियाणवी व पंजाबी गीतों पर नृत्य किया और नाटक प्रस्तुत किए। जिला परिषद भवन में जिला परिषद के चेयरमैन कर्मवीर कौल और अन्य पार्षदों ने भी लोहड़ी का त्योहार मनाया। चेयरमैन कर्मवीर कौल, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि कर्मवीर फौजी, जिला पार्षद दिलबाग दीप बालू ने कहा कि यह त्योहार आपसी भाईचारे को बनाए रखने का संदेश देता है। इस त्योहार में नई ऊर्जा का संचार होता है, भाईचारे का व्यवहार का उत्साह होता है, तो ये त्योहार सब मिलकर मनाते हैं। तो ये एक जिला परिषद की पहल है, पूरे हरियाणा में कैथल जिले की पहल है कि सब हमने पत्रकार साथी को बुलाया था कि समाज की समस्याओं को पता लगे और साथ में ये जो भाईचारे का मैसेज है हर कोने तक पहुंचे। हमारी पूरी जिला परिषद मिलकर पत्रकारों के साथ ये लोहड़ी का त्योहार मना रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है जी और बड़े मतलब के अच्छा मैसेज जा रहा है। हम आपके मैसेज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन
और पूरी जिला परिषद के सदस्य मिलकर हमने ये निर्णय किया भी स्वास्थ्य, शिक्षा, स्पोर्ट्स, इसके ऊपर हम बहुत बढ़िया सोच से काम करने लग रहे हैं। काम करो, समान विकास हो सबका, कोई भेदभाव ना हो किसी के साथ में, और जनता हमारे को, पब्लिक हमारे को कोऑपरेट करे। हम कोई स्वच्छता विभाग में कोई अगर काम चलावा तो उसमें हमारा सहयोग करे। पहली बार जिला परिषद में ऐसा त्योहार मनाया जा रहा है और इसका यही उद्देश्य होता है कि आपस में भाईचारा बना के रखो, एक दूसरे से जो द्वेष होता है वो दूर रखना चाहिए और एक समाज को एक दूसरे से जोड़ के रखना चाहिए। ये मोटिवेशन बात करिए, बहुत अच्छा लगा मना के सारे एक साथ हम सारे इकट्ठे हुए और त्योहार मनावा तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, एकजुट होके मिलके रहे हम सब और ऐसे ही भाईचारा कायम रखें और हमने ऐसे त्योहार मनाने चाहिए हर बार। जिस प्रकार से जिला परिषद में हमने इकट्ठे होकर लोहड़ी का त्योहार मनाया, इसी प्रकार अपने मोहल्ले बस्ती में या जहां पर वो एकत्रित हो सके, एक कॉमन जगह पर एकत्रित होकर लोहड़ी और मकर संक्रांति और हर त्योहार को खुशी से, हर्ष और उल्लास से मनाएं। उधर चंडीगढ़ स्थित दूरदर्शन कार्यालय में भी आज लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान चंडीगढ़ क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल व कार्यक्रम अधिशासी आलोक कुमार सहित सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। क्लस्टर प्रमुख ने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमारे गौरवशाली संस्कृति की पहचान है। यह हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का संदेश देता है। राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने आज जींद के ऐतिहासिक गांव पांडुपिंडारा में नंदीशाला प्रांगण में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शिरकत की और सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप पार्टी के अनेक नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। गत चुनाव में भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई का वायदा किया था, लेकिन यमुना की सफाई अब तक नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली में भी भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे अभी तक अपना विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं कर पाए हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में कहा कि हमारे केंद्रीय मंत्रियों और पंजाब की इकाइयों ने किसान को अनशन त्याग कर बातचीत के लिए अनेक बार कहा है। कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है। पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वहां पर जो केजरीवाल जी के नेतृत्व की पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार अभी चल रही है। इस सरकार की जो कारगुजारी है, वहां की जनता, दिल्ली की जनता उस कारगुजारी से पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने जिस प्रकार से झूठे लारे दिए, झूठे नारे दिए और सुबह जो बात कहते हैं थोड़ी देर के बाद उस पर पलट जाते हैं, शाम तक कोई तीसरी बात कह देते हैं केजरीवाल जी, उनकी पार्टी के नेता। इसलिए इन्होंने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारी पंजाब की इकाई, ये सब लोग डल्लेवाल जी और उनकी पूरी टीम से आग्रह भी करते हैं कि आपको अनशन छोड़ना चाहिए और बातचीत के आधार पर इन मुद्दों का समाधान पहले भी हुआ है और भविष्य में भी होगा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टिप्पणी की बात है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब देश के अंदर थी, क्या स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागत के अंदर 50% लाभ जोड़ करके उनकी सरकार ने दिया था क्या? ये देश की जनता जानती है, हरियाणा की जनता जानती है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए 184 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएगा। उन्होंने बताया कि खरीफ 2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम की वजह से प्रभावित हुई कृषि और बागवानी फसलों के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला लिया गया था। इसी क्रम में आज 62 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। इस योजना के तहत अब तक 860 करोड़ रुपए की बोनस राशि 8.18 लाख किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान देने के बारे में कृषि मंत्री ने बताया कि 10,393 मशीनों पर 122 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह कदम पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान और उन्नत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ स्थित लाभ भवन में हरियाणा एवं पंजाब बार काउंसिल द्वारा आयोजित नए वकीलों के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 1145 नए वकीलों को शपथ दिलवाई और उन्हें लाइसेंस प्रदान किए। सीएम ने कहा कि वकालत केवल एक पेशा नहीं बल्कि यह जनसेवा का माध्यम है और वकील देश की न्याय प्रणाली में योगदान देकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वकालत का क्षेत्र केवल कानून के ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि अच्छी सोच वाले वकील समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवादी विजन का परिणाम है कि आज़ाद भारत ने 7 दशक के बाद गुलामी के समय बनाए गए और वर्तमान में अवांछित 3 कानूनों से मुक्ति पाई है। उन्होंने सभी नए वकीलों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे नए कानूनों के बारे में आम जनता को जागरूक करने में भी सहयोग करें। 3 नए आपराधिक कानून बनाने के अलावा लगभग 1600 ऐसे कानूनों को समाप्त किया है जिसकी वर्तमान में कोई व्यवहार्यता नहीं है। हरियाणा में भी 175 अनावश्यक कानूनों की पहचान की है। इनमें से 28 को निरस्त किया जा चुका है। 7 दशक के बाद गुलामी के समय के 3 कानूनों से मुक्ति पाई है। ये पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने भारतीयों पर अपना दबाव बनाने की नीयत से बनाए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 नए आपराधिक कानून बनाने के अलावा लगभग 1600 ऐसे कानूनों को समाप्त किया है जो अब किसी काम के नहीं रह गए। हमने भी हरियाणा में 175 अनावश्यक कानूनों की पहचान की है। इनमें से 28 को तो निरस्त कर दिया है। शेष अनावश्यक कानूनों को हम भी निरस्त कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए कानूनों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए लगभग 300 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। साथ ही 43,000 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को 3 नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया है। इनमें लगभग 10,000 अनुसंधान अधिकारी भी शामिल हैं। प्रदेश की सभी 97 प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश के सभी 555 न्यायिक अधिकारियों को भी 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में कानून के क्षेत्र में भी बदलाव हो रहे हैं। नई तकनीकों का उपयोग वकीलों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोल रहा है। कानूनों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए लगभग हमने 300 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है कि हमने 13,000 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को 3 नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया है। इनमें लगभग 10,000 अनुसंधान अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश की सभी 97 प्रयोगशालाओं के विशेषज्ञों को भी प्रशिक्षण दिया है। यही नहीं, प्रदेश के सभी 555 न्यायिक अधिकारियों को भी 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्डा ने आज सिरसा में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है जबकि पंजाब सरकार आंदोलन करने वाले किसानों को भड़का रही है। हर समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही निकलता है। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भाजपा के नेता मनोहर लाल को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरिष्ठ नेता हैं और उनको अपने शब्दों पर संयमित रखना चाहिए। चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर ही दोष लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से ही प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। पंजाब इसमें विशेष भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं आप लोगों के सामने कि किस प्रकार से आज कनाडा के हालात हैं। मैं इतने सीनियर लीडर हैं, मैं किसी को कोई नसीहत नहीं देना चाहता। मैं इसमें ये कहूँ कि मैं उनसे काफ़ी जूनियर व्यक्ति को नसीहत नहीं देनी चाहिए। उसको अपने आप में स्वयं राजनीतिक आदमी और उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से बोल रहे हैं। अपने शब्दों पर कंट्रोल कर हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक राज हरियाणा में भी किया और उन्होंने हरियाणा को और ये कहूँगा कि पूरे देश को ही लूटने का काम किया। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है और वो जानती है कि हमारा भला कौन कर सकता है। वो अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, जिन्होंने आज हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, 5वें नंबर पर हमारा देश है और आने वाले समय में ये 3रे नंबर पर आ जाएगा। हम
उधर जजपा नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी ने कमेटी का गठन किया हुआ है। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही जजपा की ओर से जिला स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन को हरियाणा और व्यक्तिगत तौर पर अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सिरसा में अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का भविष्य अंधकार में है। पार्टी में जिन लोगों की जिम्मेदारी है वे हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जेल जाने के डर से भाजपा से मिले हुए हैं। वहीं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जजपा दिल्ली चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है तो उन्हें किसानों की मानी गई मांगों को तुरंत मानना चाहिए। जो राजनीतिक दल 11.5 साल से अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाया, नेता का चुनाव नहीं कर पाया, और जिन लोगों की जिम्मेवारियां थी आज वो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी कोई और किसी को दोषारोपण करते हैं। जिम्मेवारी तो उनकी है, उनके नेतृत्व की है, उनको लेनी चाहिए। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। जिनका अपनी बात ही आपस में नहीं मिलती, उनका भविष्य क्या होगा। जेल के डर से ही बीजेपी से मिले हुए हैं। हम तो सदैव किसान के हितैषी हैं और उनकी जायज मांगों के पक्षधर हैं। नहीं, दिल्ली का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। नगर पालिकाओं के चुनाव भविष्य में जब भी होंगे उसके लिए हमने पार्टी की एक कमेटी का गठन किया हुआ है। पलवल की जिला परिषद चेयरपर्सन आरती रावत और वाइस चेयरमैन वीरेंद्र सिंह के खिलाफ आज जिला सचिवालय के सभागार में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर 20 में से 16 जिला पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और चेयरपर्सन आरती रावत और वाइस चेयरमैन वीरेंद्र सिंह को पदमुक्त कर दिया। उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि कुल 20 पार्षदों में से 16 ने चेयरपर्सन आरती रावत और वाइस चेयरमैन वीरेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। आज की चुनाव प्रक्रिया के बारे में चुनाव आयोग को लिखित रूप से अवगत करा दिया जाएगा और जो भी आगामी दिशा निर्देश आएंगे उनके आधार पर आगे की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। वाइस चेयरमैन के खिलाफ 16 मत डाले गए जबकि 1 मत उनके पक्ष में रहा। दोनों जगह टिक कर दिया था तो 16 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं। चूंकि 2/3 बहुमत इसमें चाहिए होता है तो 14 में 2/3 बहुमत बनता था। 16 वोट मिले हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। श्रीमती आरती तंवर जी के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव था जो जिला परिषद के प्रधान थे। जो प्रधान थे श्री विजेंद्र जी, उनके विरुद्ध भी 17 पार्षद आज यहाँ आए थे 20 में से। उनमें से 16 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और 1 वोट अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध दिया था। उनके विरुद्ध भी यानी उसके अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध भी पारित हो गया है। अब प्रधान और उप प्रधान दोनों जो आज की इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स थी वो हम हरियाणा इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे और जैसे ही वहां से नोटिफिकेशन आएगी तो नए प्रधान के चयन के लिए प्रक्रिया नियमानुसार शुरू कर दी जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों ने इस दौरान कहा कि हमारे किसी भी वार्ड में चेयरमैन द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराए गए। जब उनमें से इस बारे में कहा जाता था तो उनका तानाशाही रवैया देखने को मिलता है। हमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। चलाए, हमने समझाया भी था बीच में कई बार, लेकिन समझ में नहीं आई तो थोड़ा फिर से स्टेप उठाना पड़ा। जैसे अब रहा ऐसे जब रहेगा। सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सही समय पे हमारा सभी का साथ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का, पलवल फरीदाबाद दोनों जिले के हमारे बड़े नेता हैं, 4 मंत्री हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हमारा ध्यान दिया और हमारे साथ खड़े रहे। और हमारे विधायक जी भी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारा साथ दिया। करनाल जिले की 2 बेटियां संजोली और अनन्या बनर्जी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 और 12 जनवरी को आयोजित हुए विकसित भारत यूथ डायलॉग 2025 में शिरकत कर आज करनाल लौट आई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अलावा आनंद महिंद्रा, सुपर 30 के आनंद कुमार, बाईचिंग भूटिया जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ मंच साझा किया। इससे उत्साहित दोनों बहनों ने कहा कि पीएम से मिलना अविस्मरणीय था। दोनों बहनों को युवा मंत्रालय से निमंत्रण मिला था जिसमें उन्हें देश से भाग लेने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करना था। दोनों बहनें करनाल में सारथी नामक संस्था चलाती हैं जिसके द्वारा वे मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा व मासिक धर्म और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम करती हैं। वे भारत के 7 से ज़्यादा राज्यों और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुकी हैं।
इस दौरान करनाल में आज प्रेस वार्ता करते हुए अनन्या बनर्जी ने बताया कि उसका जन्म समाज की पुरानी सोच के बीच हुआ। वह अपने पिता की दूसरी बेटी थी। जन्म से पहले उनके पिता पर उसको गर्भ में मार देने का दबाव समाज के लोगों ने डाला था, लेकिन वे नहीं झुके। इतना ही नहीं, उनके पिता ने 20 साल पहले धूमधाम से उसकी पहली लोहड़ी मनाई थी। उन्होंने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ बेटी फिल्म का निर्माण किया। उसके बाद दूसरी फिल्म अर्थ इन फ्लेम बनाई। अनन्या ने कहा कि बेटियों को बचाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को कई अहम सुझाव भी दिए हैं। वहीं संजोली बनर्जी ने कहा कि बेटियों को भी बेटों के समान समझा जाए, क्योंकि वह भी परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं। चीज़ उनके थ्रू शुरू हुई। मेरे पिताजी ने 2004 में लोहड़ी बेटी के नाम, जो पहला एक पहल था, क्योंकि लोहड़ी हमेशा बेटों के नाम मनाई जाती थी, तो वो इंडिया की पहली लोहड़ी थी। मेरे माता पिता ने काम करना शुरू किया कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध, और इसके बारे में जागरूकता फैलानी शुरू करी। लोहड़ी बेटी के नाम हमने 2004 में पहली बार सेलिब्रेट करी थी। आज भी लोहड़ी का शुभ अवसर है, तो बहुत इतने सालों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी चेंज आया है। बहुत सारे कैंपेन शुरू हुए हैं। मुझे लगता है अभी बहुत लंबा रास्ता है। अभी भी औरतों की सेफ्टी के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें अभी भी औरतों के लिए सशक्तिकरण के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर अनन्या व संजोली के पिता मिहिर बनर्जी ने कहा कि 2004 में उन्होंने बेटी के नाम लोहड़ी मनाने की पहल की थी, जो आज लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को आगे लाना चाहते हैं और मेरी बेटियों को इस मुहिम में काम करने का अवसर मिलेगा। आने वाले समय में रूस और अमेरिका की तरह भारत विश्व की एक महान शक्ति बनकर उभरेगा। करनाल के लिए भी और हरियाणा के लिए भी है कि दोनों बेटियों को एज यूथ आइकन मेंटर्स जो है वो भारत मंडपम में बैठने का मौका मिला, और एज यूथ लीडर और वो मेंटरिंग करेंगे, उसको एक अच्छी जिम्मेवारी उनको मिली है। और उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी का ये इनिशिएटिव था और प्रधानमंत्री जी ने इनको एड्रेस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो विजन प्रधानमंत्री जी लेकर चल रहे हैं कि युवा लीडर आगे आए, तो डेफिनेटली ये फेथ और ट्रस्ट और यूथ का बनेगा सरकार के ऊपर, और सामाजिक कार्यों में ये भी निर्माण में आगे आए। भारतीय मौसम विभाग ने आज ताज़ा मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। इस ठंड का असर अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार देश के उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे दृश्यता कम होगी और यातायात में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, कराईकल, केरल और माहे में अगले 24 घंटे के भीतर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में बारिश के कारण ठंड में और वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी, मध्य और पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का अनुमान जताया है। हालांकि 3 दिन बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। विभाग ने बताया कि देश के पूर्वी हिस्से में अगले 2 दिन के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में अब भी धूप आ गई है, जिससे ठंड के असर में कुछ राहत मिल रही है। फिर भी ठंड और कोहरे के प्रकोप को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लोग अपनी यात्रा और दैनिक गतिविधियों की योजना मौसम अपडेट के अनुसार बनाएं और ठंड से बचने के लिए उचित तैयारी करें। प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद हरियाणा में लिंगानुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब प्रदेश में लिंगानुपात 910 तक पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2014 में यह 871 था। वे कल महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान के उदयपुर में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन अवसर पर बोल रही थी। उन्होंने म्हारी लाडो रेडियो अभियान 95% के करीब संस्थागत प्रसव दर और 85% पर मजबूत पहली तिमाही के ANC पंजीकरण जैसे प्रभावशाली कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने हरियाणा की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण पर जोर देते हुए बताया कि हरियाणा की नवीन पोषण पहल मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना ने स्टंटिंग और कुपोषण दरों को और कम किया है। हरियाणा ने महिला व बाल विकास में काफी प्रगति की है। पिछले दिनों हरियाणा को अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक के रूप में चुना गया था। उन्होंने बताया कि राज्य के अग्रणी क्रेच मॉडल ने आंगनवाड़ी, सह क्रेच और स्टैंड अलोन क्रेच का एक नया नेटवर्क स्थापित किया है, जो कामकाजी माताओं को सशक्त बनाता है।
श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार के उक्त कदम बचपन के विकास और लिंग सशक्तिकरण के लिए हरियाणा के दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें प्रत्येक नागरिक के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की फिर से कल्पना करने और रणनीतियों को पुनर्जीवित करने पर आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश को मौसम और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। मिशन का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करके उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों के माध्यम से उच्च प्रदर्शन हासिल करना है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के समारोह में इसे लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री मौसम और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए मौसम विभाग के विजन 2047 दस्तावेज को भी जारी करेंगे। इससे मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।